गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? ये स्पीकर लग किधर है? अच्छा हाँ, मुझे आवाज तो पता ही नहीं चला। आवाज आ रही पीछे तक? थोड़ी सी अटपटी आ रही है। पहले की क्लास में भी ऐसी थी, कुछ सेट नहीं था। मैं एक मिनट, वो महेश जी थे ना अभी, देखो वो सही कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं अकेला खराब नहीं हूँ, मेरी आवाज खराब नहीं है शायद। तो लास्ट अपनी बात शुरू हुई थी, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने लिया था, ठीक है ना? क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस किस टाइप की होती है? बेसिकली उसमें दो टाइप अपन ने पढ़े, एंशिएंट और मॉडर्न। एंशिएंट यानी कि पुराने टाइम की, एंशिएंट जिसमें माइक्रोब्स की नेचुरल एबिलिटी का यूज करते हुए कोई प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल कराना, उसे अपन क्या कहते हैं? एंशिएंट। मॉडर्न वाली जिसमें वो किस पर बेस्ड है? आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है? तो उनके एग्जांपल्स भी हमने बात करी थी। आपका एंशिएंट वाली है, उसमें कई सारे एग्जांपल्स हमने बात की जो सीधे क्वेश्चंस में कई बार आ सकते हैं। आवाज थोड़ी हो रही है अटपटी पीछे तक। कम से तो मैंने किया, बट मुझे ऐसा लगा नहीं। अब थोड़ी अटपटी सी। वो रोका था तुमने। ऑनलाइन वालों को अब आ जाएगी आवाज शायद, अब ठीक है ना? ओके। वो वाली बात हो गई कि कई बार आप हेयर कट कराने जाते हो, आप कहते तो यार इधर से थोड़ा सही सेट नहीं करा, फिर वो क्या करता है, वो बंद मशीन को घुमाएगा ना, आप सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ, वही हो गया ना। लेकिन हम सेटिस्फाई हो गए कि हाँ हो गया। हो सकता है उन्होंने सेम सेटिंग छोड़ी हो, ठीक है? तो वो वैसा भी हो सकता है। चलो ठीक है, अपन बात करते हैं एंशिएंट और मॉडर्न दोनों की बात करी। उसके बाद हमने कुछ बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स देखे, जिसमें अलग अलग टाइप्स के कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, अच्छा सा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, डार्क कौन सी, रेड कौन सी, ब्लू कौन सी, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन थोड़ी सी हिस्ट्री के, जहां से साइंटिस्ट के क्वेश्चन अच्छे हैं, जो एक ही स्लाइड में अपन सारी बात करेंगे। ईयर सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम हिस्ट्री के बिहाफ पे उन ईयर्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा अपन बाकी फिर आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा टिश्यू कल्चर, उसको ले लेंगे। आज पहले बात करते कि क्या है यहाँ पर सारी बात। तो ध्यान से इधर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसके फादर हैं, बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर है, कॉल एरिकी, और जिन्होंने टर्म बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने दिया, वो भी कॉल एरिकी ही है। तो कोइंस द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, और फादर भी यही, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी यही है। तो अपने को
एक तो यहां से ये इंपॉर्टेंट बात पता चली जो क्वेश्चंस में कहीं हो सकती है, आसान क्वेश्चन जहां पर कॉल एरिकी टिश्यू कल्चर बोला जाएगा तो अलग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोली जाएगी तो अलग है। बायोटेक के दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, तो पहला जनरल बायोटेक की बात फिलहाल चल रही है, न तो मैंने टिश्यू कल्चर शुरू किया ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिलहाल बायोटेक की ही बात चल रही है। तो बायोटेक टर्म किसने दिया, फादर कौन है, तो कॉल एरिकी। केवल इसी चीज को मैं स्लाइड में ले रहा हूं, बाकी फिर अपन लिखेंगे। दूसरी बात पॉल बर्ग, पॉल बर्ग के लिए अपने को ध्यान रखना है, इन्हें कहते हैं अपन सबसे पहली बात तो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट है पॉल बर्ग। दूसरे ऐसे सेम साइंटिस्ट हैं बॉयर एंड कोहेन, जो फर्स्ट सक्सेसफुल अगर बोला जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया पहली बार, तो कोहेन एंड बॉयर ने। लेकिन ऐसा बोले कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, तो पॉल बर्ग। रिकॉम्बिनेंट को हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये नहीं कि क्रॉसिंग करके हाइब्रिड बनाना, हर जगह वो मीनिंग नहीं है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि यार कोई कार है जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक से भी चल रही है और आपके पेट्रोल से भी चल रही है, जो कैसे सके। तो कुल मिला के जब दो चीजों का कॉम्बिनेशन आता है तो हमारा वर्ड हाइब्रिड आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज का दो कॉम्बिनेशन हाइब्रिड। तो यहां पर क्या हुआ कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम दे रहे हैं हाइब्रिड डीएनए, जहां पर हमारा जो प्लाज्मिड है उसमें हमने डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया, यानी कि दो तरीके के डीएनए जुड़ चुके हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम होता है हाइब्रिड डीएनए। क्या हुआ तुम दोनों उधर, कौन सी आवाज नहीं आ रही? तुम बोले ही नहीं मेरे को कोई, तो मुझे क्या पता चलेगा? मैं तो निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका यूज क्या रहा मैं वो समझू। ओके, बाकी आ जाएगी, ठीक है। वो तो मेरे को मेरा बेस बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई बात। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं एकदम बढ़ा पाऊंगा, है ना। तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है, कल से इसको भी अपन कहीं ना कहीं करवाएंगे, नया आज ही लगा है शायद, तो कोई बात नहीं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हाइब्रिड डीएनए को बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके साथ डिजायर्ड डीएनए भी जुड़ जाता है, तो इसलिए हाइब्रिड, जब भी कोई दो चीज आती है तो हाइब्रिड नाम आता ही आता है। आप जब ब्रीडिंग के अंदर बात करोगे तो दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स का कॉम्बिनेशन वो हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो ये यहां पर सिंपल सी बात कि पॉल बर्ग ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इन विट्रो कल्चर ट्रांसफर, इतना लंबा चौड़ा नहीं भी ध्यान रखे। हमारा दूसरा काम का क्वेश्चन ये रहा, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या फादर ऑफ आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही दूसरा नाम होता है आरडीटी, ठीक है, हम बार बार कहते हैं। तो उसके फादर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पॉल बर्ग, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर पॉल बर्ग, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहला सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट हैं वो है कोहेन एंड बॉयर। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल मैंने सारी लिखी है, लेकिन अपन उस पर नहीं भी जाएंगे तो हमारा इतने से पे काम चल जाएगा। फिर भी अपन ने यहाँ पर एक बात और लिखी है, डेवलप आरडीटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए स्प्लाइसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आरडीटी को डेवलप, फादर बोला पॉल बर्ग को, डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट बोले जाएंगे तो फिर कोहेन कोहेन। सक्सेसफुल काम इन्होंने किया तो डेवलपमेंट भी इन्हीं के हाथ, उन्होंने पहली बार किया इसलिए उन्हें फादर के दिए, ठीक है। तो दो ही साइंटिस्ट आरडीटी पे बार बार आ रहे हैं। बात आती है फिर 1982 फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट टोबैको, सब जानते हो, ठीक है। तो ये किससे डेवलप किया गया, आपके ध्यान रखना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये तो हम सब जानते हैं कि पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप या जीएम क्रॉप जो है वो टोबैको है, लेकिन किस कैरेक्टर के लिए हम आगे पूरी बात करेंगे। तो इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाएगा। और पहला काम आप जानते हो, कोई भी नई चीज नई टेक्नोलॉजी आएगी, चाइना वाले आगे रहते हैं हमेशा, चाइना जापान दोनों एक्सपर्ट है। तो ये चाइना में डेवलप हुआ था जो हमें जानते हैं। ईयर भी अपन ने लिखे हैं, बट ईयर हम सारे याद नहीं रख पाएंगे, ईयर कहां थोड़े बहुत आएगा बता दूंगा। दूसरा, कैरी मुलिस बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, पीसीआर के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 1985 में इन्होंने डेवलप करी, ठीक है। पीसीआर की हम आगे पूरी बात करेंगे। कुल मिला के डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाने की फोटोकॉपी मशीन मान लो, जैसे हमने एक ओरिजिनल मार्कशीट दी, 10 दबाया 10 कॉपी तैयार, वैसे ही पीसीआर जो है आपके कई सारी कॉपीज बनानी है तो डायरेक्टली हम पीसीआर का यूज करते हैं। किसकी कॉपीज बनाएंगे, डीएनए की, जीन की, डीएनए की ढेर सारी कॉपीज बनानी है तो हम पीसीआर का यूज करेंगे, पढ़ेंगे आगे। दूसरा है 1997 में फर्स्ट मैमल क्लोन्ड सक्सेसफुली वाज डॉली शीप। ये आप उधर पढ़ते हो, कौन सी टेक्निक का यूज किया, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। किसने डेवलप किया, आईएन विल्मट ने। कहां पर, रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड, शायद आप एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ते हैं। फिर भी अपन ने क्लोन की बात है, सबसे पहला मैमल जो क्लोन है वो आपका यही है, डॉली शीप टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक डेवलप करने वाले आईएन विल्मट, कहां पर, रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड।
ये भी अपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, बाकी लेटेस्ट काम जो बायोटेक में सबसे ज्यादा फेमस रहा अभी, वो आपके कहे कुल मिला के तो कोरोना के लिए वैक्सीन को तैयार किया गया। तो mRNA वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज टू कोविड के लिए जो वैक्सीन बनी थी वो। लेकिन हमें बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं जाना है, तो मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन वाली बातों पे अगर बात करूं तो एक बार हल्का सा टिक जो वापिस मैं कर देता हूं। सबसे पहली बात, कॉल एरिकी की दोनों चीज, टर्म किसने दिया, फादर कौन, जिन पे मैं येलो टिक लगा रहा है, ये हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉल बर्ग में। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग है। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, बोहेन एंड कोहेन ने। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट कौन है, कोहेन एंड बोहेन। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सब जानते ही हो, टोबैको है, इतना से ध्यान रख लो। बाकी चाइना में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये और अच्छी बात है पीजी वालों के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैरी मुलिस जिन्होंने पीसीआर को डेवलप किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है। डॉली शिप का आपने पूरा पढ़ा है, हम टेक्निक का नाम भी याद रखेंगे, साइंटिस्ट भी और इंस्टीट्यूट भी। ठीक है, और बाकी लास्ट वाला पॉइंट तो कोरोना वैक्सीन का है, एक बार इसको जरूर सिस्टमेटिकली नोट करें। डीएनए स्प्लाइसिंग, वैसे आपके स्प्लाइसिंग अलग से कुछ नहीं होता है, आपके आरएनए स्प्लाइसिंग हम पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि यूकेरियोट्स में होती है, जहां पर आपका ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है। थोड़ा ध्यान से एक मिनट सुन लेना, जेनेटिक्स में बताऊंगा। वैसे आपका यूकेरियोट्स के अंदर जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, सब जानते हैं। तो वो आरएनए बनता है, वो स्टार्टिंग में आप कहोगे तो कुल मिला के प्री आरएनए बनता है, उसको मैच्योर बनाना होगा। तो मैच्योर बनाने के लिए वहां पर जो यूकेरियोट्स में प्रोसेस करते हैं स्प्लाइसिंग, और वो होता है कि आपके इंट्रोन्स को रिमूव करना और एक्सोन्स को जोड़ना, सुना होगा आपने। कोडिंग सीक्वेंसेस आर द एक्सोन्स एंड द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर द इंट्रोन्स। इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सोन्स आर ज्वाइन टुगेदर, और वो बनता है दैट इज द मैच्योर्ड mRNA। तो वो प्रोसेस है क्या आपकी, आरएनए स्प्लाइसिंग। हम यहां पर डीएनए स्प्लाइसिंग कह रहे हैं। तो एक्चुअल में तो स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वो है कि आपके दो चीजों को जोड़ते हुए आगे बढ़े। ठीक है, कि एक्सोन 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 जोड़ दी। तो अब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं कि कुल मिला के कहा गया ये डीएनए स्प्लाइसिंग, इसलिए बोला क्योंकि हम यहां पर दो डीएनए को जोड़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो इसीलिए इसके लिए कभी कभी अच्छा नाम एग्जाम में कभी यूज कर ले, डीएनए स्प्लाइसिंग किसको बोला जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को ही बोलते हैं, जहां पर दो डीएनए को हम जोड़ते हैं, जैसे वहां एक्सोन को जोड़ा, यहां पर प्लाज्मिड डीएनए और डिजायर डीएनए को जोड़ेंगे, इसलिए यहां पर नाम यूज किया गया डीएनए स्प्लाइसिंग। बहुत ज्यादा फेमस नाम नहीं है, लेकिन हमने लिखा है, नोट करें। तो आपकी पहले वाली क्लास में माइक का इश्यू आया था क्या, नहीं आया? वैसे मैंने ऑलरेडी रेड पेन से जो कर रखा है, वो इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलरेडी रेड कर रखा है, तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। देखोगे तो रेड रेड जो है वो इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलरेडी किया हुआ है। थोड़ा सा इसका कलर ऐसा है कि शायद देखने में तकलीफ आ रही होगी, क्या और चल जाएगा? ठीक है, एक ही स्लाइड है, हिस्ट्री है, इसलिए मैंने स्लाइड में, बाकी सब अपन लिखेंगे।
ईयर सब में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये डोली वाला जरूर आपको याद रखना है। वैसे आगे मैं ट्रांसजेनिक पढ़ाऊंगा, वहां और सारे बताऊंगा आपको। बाकी कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, जैसे अलग आपके अलेक्स जेफरी वगैरह, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, वो आगे साथ के साथ बता दूंगा। सारे यहाँ पे नहीं लिखे अपन ने। कर लिया नोट? कर लो।
हो गया नोट? हो गया नोट? हाँ हाँ कर लो। हाँ, आयन वेल्डमंट इनको कहते हैं। ईयान बोलो, कुछ भी बोलो, IAN। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है ये अपने को नहीं पढ़ना फिलहाल, क्योंकि वो पूरा मेडिकल साइंस का हो जाएगा एंटीबॉडीज का। फिलहाल हमें अपने को इतना सा बहुत, मैंने एक पॉइंट ऐड कर रखा है कि कभी कहीं आ जाए तो लेटेस्टली कोरोना वैक्सीन का जो डेवलप किया गया था बायोटेक का यूज करके, mRNA वैक्सीन। आप एक बार इसको नोट करें एक बार, और इन पॉइंट्स में कुछ चीजें हैं जो मैंने डिटेल वाली नहीं बताई, और बता देता हूं। कर लिया नोट? चलो देखते हैं क्या, एक बार जिनका बाकी है तब तक वो भी लिख लेंगे। कॉल एरिकी, सबसे पहला तो अपने को क्वेश्चंस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल एरिकी की टर्म बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के फादर। क्लियर? पहला पॉइंट। ईयर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बोल दूंगा। दूसरा पॉल बर्ग, जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट या फर्स्ट हाइब्रिड डीएनए भी बोल सकते हो, जो इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, तो किसमें किया वो पूरी बात भी आगे लिखी है। इन्होंने ट्रांसफर्ड एक वायरस SV40 उसका जीन ई कोलाई में लेमडा फेज वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर किया। किसी हम वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करते हैं जहां पर हम मोस्टली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, बट अलग अलग तरीके वो हमें आगे पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल कुल मिला के SV40 वायरस से जीन उससे लिया और ट्रांसफर किए ई कोलाई में। किसका यूज किया? लेमडा फेज। लेमडा फेज मतलब खुद एक बैक्टीरियोफेज हो गया, खुद एक वायरस हो गया उसकी हेल्प से। बट ये डिटेल वाली बात पे मैं नहीं जाना चाह रहा था, फिर भी बता दिया। और इन्हें आप फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ RDT, आप इन्हें ही कहते हो। ठीक है ना? ये अपने को जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो दोनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है बोहेर एंड कोहेन। सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जब भी बात आएगी तब आपको बोयर एंड कोहेन आंसर देना है, बाकी वाली बात नहीं भी याद रहेगी। कुल मिला के सक्सेसफुल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी जीन ट्रांसफर किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, किसकी हेल्प से? साल्मोनेला टाइफोमोरियम, जो आपका टाइफॉइड डिजीज का जो बैक्टीरिया, उसका उसको वेक्टर की फॉर्म में इन्होंने यूज किया। तो वो हमारे को डिटेल की आवश्यकता नहीं है, हमने लिख ली, ठीक है। मेन बात जो है वो, और फर्स्ट GM क्रॉप जो है वो आपकी टोबैको है, वो 82 में डेवलप हुई। इसका ईयर फिर भी याद रख सकते हो क्योंकि पहली ट्रांसजेनिक है, कहीं ऑप्शन में ईयर भी हो सकता है, क्योंकि हम सब टोबैको टोबैको रट रट के थक गए।
क्वेश्चन में कुछ तो वेराइटी लाएगा, तो या तो ये और कहां डेवलप हुई, तो चाइना में। किसके लिए, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा 82 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है कैरीमुलिस, पीसीआर टेक्निक डेवलप करने वाले साइंटिस्ट जो है वो कौन है, कैरीमुलिस, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और ये पूरी बात आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाते हैं, फिर भी ये इसमें ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1997 में फर्स्ट मेमल की बात करें, बाकी तो क्लोन और भी पहले हुए हैं। मेमल जो है आपका पहली बार जो क्लोन हुआ, मेमल आप जानते ही सारे, हम सारे मेमल्स में ही आते हैं। तो मेमल जो क्लोन हुआ वो डॉली शिप था। डेवलप करने वाली टेक्निक जो थी न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में उधर हो सकता है। डेवलप करने वाले साइंटिस्ट आईएन वेलमट, और कहां पर, रोजन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। ये पूरा का पूरा ही सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये तो लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है पढ़ने, बट वैसे मैंने डाल रखा है कि एमआरएनए वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोविड के लिए आपके इसका यूज करते हुए, बायोटेक का यूज करते हुए उनको डेवलप किया गया था। तो ऊपर वाले पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, 20 वाला मैंने वैसे लेटेस्ट दिखाने के लिए डाला था और कुछ नहीं। क्लियर है बात। ये थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, 4 से 5 रीडिंग इसकी मारोगे दिमाग में फिट होने लग जाएगी चीजें। बढ़ते हैं आगे, चलो आगे आते हैं। अब अपने को जो बात करनी है वो है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर बहुत आसान सा टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी इजीली कई बार आपको ब्रीडिंग से रिलेट किए हुए भी मिलेंगे, सेल बायो से रिलेट भी मिल जाएंगे। क्या है उसी पर आते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है समझते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ी देर, फिर लिखेंगे अपन। और बहुत इजी सा टॉपिक है, जैसे आज अपनी आधी क्लास निकल गई, अगली आधी क्लास में लगभग एक क्लास में मैं इसको वाइंड अप करा देता हूं, बहुत लंबा नहीं चलता है। क्या है इसी पे अपन आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है प्लांट टिश्यू कल्चर। हम एक वर्ड पहले ही आ गया प्लांट। टिश्यू कल्चर में भी यार क्यों केवल प्लांट की ही बात होती है, क्योंकि टिश्यू कल्चर होने के लिए क्या है, पहले उससे और इजी बात पे आते हैं। आपको एक चीज बताते हैं कि प्लांट्स को प्रोपागेट करना यानी कि मल्टीप्लीकेशन करना यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करना। आपने फील्ड में एक सीड डाला, उससे फ्लावर बने, बहुत सारे सीड बने, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अपन आगे सीड टेक में पढ़ते हैं सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो याद रखते हैं। तो कुल मिला के रिप्रोडक्शन का जो पर्पज है वो मल्टीप्लीकेशन का पर्पज होता है किसी भी स्पीसीज में। अब दो बेसिक तरीके आप ऑलरेडी जानते हो, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कटिंग, ग्राफ्टिंग सारे आ गए वो तो, ठीक है, मैं उनकी पर्टिकुलर एक एक की बात नहीं कर रहा हूं। तो सेक्सुअल आप जानते हो फर्टिलाइजेशन का यूज करते हुए, एसेक्सुअल जो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन आप कोई मल्टीप्लीकेशन करते हो। एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। क्या कहते हैं, वही हमारा टिश्यू कल्चर, यानी कि माइक्रो प्रोपागेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। तो वो माइक्रो प्रोपागेशन की डेफिनेशन तो मैं लास्ट में लिखाऊंगा। तो अब इसका क्यों यूज है वो समझ गए कि हम प्लांट को बिना सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसी बात पे आते हैं। सबसे इजी बात ध्यान रखें कि ये एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो मतलब जो लैब में पॉसिबल होती है, इन विवो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये क्लियर कॉन्सेप्ट सबका होना चाहिए। आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हॉस्पिटल सुनते हैं आईवीएफ, आपके एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हो आईवीएफ ना। तो इन विट्रो से जो बनता है उसे टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं क्योंकि टेस्ट ट्यूब लैब में होती है और जो प्रोसेस आपकी लैब के अंदर हो रही है, अब जरूर नहीं टेस्ट ट्यूब, हमने पेट्री प्लेट का भी यूज कर सकते हैं, पेट्री डिश का यूज कर सकते हैं। कुल मिला के पेट्री डिश या आपकी बात करें टेस्ट ट्यूब कहां होगी, लैब में। लैब क्या है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस वो लिविंग एनवायरमेंट नहीं है। तो जो भी प्रोसेस आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो इन विट्रो होती है। तो हमारा टिश्यू कल्चर कैसा है, इन विट्रो या इन विवो, इन विट्रो, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि भाई आपका प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मेन जो क्या इंपॉर्टेंट बात है वो है टोटीपोटेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी डेफिनेशन भी अक्सर एग्जाम में होती है। टोटीपोटेंसी जो है वो क्या है, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू रीजनरेट द कंप्लीट प्लांट। प्लांट की हर सेल में एक ऐसी स्पेशलिटी है कि उस सेल से आप पूरा कंप्लीट प्लांट बना सकते हो, बट एटलीस्ट एक सेल तो होनी चाहिए। उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इस टर्म को ही तोड़ते हैं। टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, टोटल मतलब कंप्लीट। कंप्लीट प्लांट बनाने की जो पोटेंशियल है, ये क्षमता है, वो ये टोटी पोटेंसी। हिंदी में तो और बढ़िया नाम है, पूर्ण शक्तता, पूर्ण पादप बनाने की शक्ति।
क्षमता। तो ये अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना है। तो टोटी, अच्छा इसीलिए यहां पर नाम आया प्लांट टिश्यू कल्चर। आपने कभी भी एनिमल टिश्यू कल्चर का नाम नहीं सुना है। एनिमल्स में टिश्यू कल्चर नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, क्योंकि आपको ऐसा भी एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ जाए, टोटीपोटेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। तो आंसर क्या दोगे? प्लांट सेल। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। टोटीपोटेंसी इज द स्पेशलिटी ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, और उसी से स्टार्ट होता अपना टिश्यू कल्चर। नाम में टिश्यू है, मतलब ये नहीं केवल टिश्यू का यूज करते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी प्लांट पार्ट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और जो प्लांट पार्ट आपके टिश्यू कल्चर में नया प्लांट बनाने के लिए यूज होता है उसे कहते हैं एक्स प्लांट। क्या कहते हैं? डेफिनेशन आती है एग्जाम में कि व्हाट इज एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट एनी प्लांट पार्ट दैट कैन बी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड एक्स प्लांट। चाहो जैसे डेफिनेशन बन जाएगी, अपन अभी लिख लेंगे। अब ये प्रोसेसर क्या है, इस पे थोड़ा सा समझते हैं। आपको लैब में होता है, टोटीपोटेंसी होनी बहुत जरूरी है, वो सब हम समझ गए। अब क्या करना है कि ये देखो, फॉर एग्जांपल हमने प्लांट की लीफ ली, टिश्यू सैंपल स्टेप फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कोई भी पेरेंट प्लांट जहां से हम जिसके जैसा प्लांट बनाना है, बाहर कोई प्लांट दिखा हमने, वहां से टिश्यू का सैंपल लेके आए। ठीक है, और ये जो पार्ट हम टिश्यू कल्चर में इस प्लांट का यूज करेंगे दैट इज एक्स प्लांट। क्या बोला? ध्यान रहेगा, एक्स प्लांट की डेफिनेशन समझेंगे तो अपन भूलेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे कि इसको आप एक कल्चर मीडियम, नाम आया कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का दूसरा नाम न्यूट्रिएंट मीडियम, उसी का दूसरा नाम आर्टिफिशियल मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, कल्चर इसलिए क्योंकि टिश्यू कल्चर करते हैं, आर्टिफिशियल के इसलिए क्योंकि इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया। तो ये तीनों एक ही बात है। तो एनी मीडियम दैट कैन बी यूज्ड, मीडियम दैट इज यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई खास बात नहीं, लिखेंगे अपन आगे उसके बाद। कल्चर मीडियम टेस्ट ट्यूब के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं डायग्राम में आपको, पेट्री प्लेट में। तो ये सारी काम अपन क्या कर रहे हैं? लैब के अंदर, लैब में कर रहे हैं, क्योंकि इन विट्रो है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसमें तो डायरेक्ट दिखा है टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन अगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स। वो अभी सारी बात बताऊंगा क्या क्या कंपोजिशन होती है। प्लांट हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वो सारी बातें। तो कुल मिला के कल्चर मीडियम, और कभी भी मीडियम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट है अगर अगर। ठीक है, जो अपने को आगे मैं बताऊंगा भी, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताऊंगा, वहां पे अगेरोस जेल की बात आएगी। वहां से क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा भी था, किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि जो अगर अगर है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन में क्या था? अब किसी ने, अब आप जानते हैं रेड एल्गी, लेकिन ऑप्शन में था एल्गी, फर्न्स, तो किसी ने फर्न्स आंसर कर दिया। नहीं, फर्न्स किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स। आपको प्लांट किंगडम का हल्का सा क्लासिफिकेशन पता होता है, जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल टोटल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, प्लांट स्टार्टिंग होता है एल्गी से, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड फाइनली एंजियोस्पर्म। ये तो सबको पता है। तो एल्गी क्या है? कई बार हमें कंफ्यूजन रह जाता है कि एल्गी क्या है। एल्गी प्लांट है, जो काई जमी हुई है क्या है? प्लांट है, प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, तो रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया स्पीसीज से हम अगर ऑब्टेन करते हैं, तो वो भी क्वेश्चन में आता है, रेड एल्गी। दूसरी बात, अब आपने ये अगर भी यूज करोगे, ठीक है, कल्चर मीडियम में। अब यहाँ पर सैंपल डेवलपमेंट बहुत शॉर्ट में इसमें बता दिया, कुल मिला के ऐसे प्लांट बना और ऐसे। अब मैं इसकी थोड़ी सी आगे एक डायग्राम और यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए। होता क्या, इन्होंने भी देखो क्या है, पहले इनकी बात देख लेते फिर अपनी बात समझेंगे। एक सोर्स प्लांट लिया, बनाना का दिखाया, उसके बल्ब कॉम कोई भी प्लांट उठा लाओ, पार्ट उठा लाओ, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि बाहर से आप कोई भी प्लांट पार्ट लेके आओगे, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हम गए या लैब, टिश्यू कल्चर लैब में हम गए, तो ये क्या होता है कि बड़ी सेंसिटिव होती है इन्फेक्शन के लिए। तो आपको बड़ा हाइजीनिक, या कुल मिलाकर तो हाथ सैनिटाइज करके अंदर जाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, आपको शूज वगैरह बाहर खोलना होता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बाहर से जो लेके आए उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको ये अपने को यानी कि उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसका रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया, कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे। शूट बना, रूट बना, प्लांट बना, फिर प्राइमरी हार्डनिंग क्या है, सेकेंडरी हार्डनिंग क्या है, वो बताता हूँ। ये तो इन्होंने बनाया। अब अपन बात समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। बाहर से कोई प्लांट अपन लेके आए, इंस्टीट्यूट के बाहर कोई प्लांट लगा, ये हमारी लैब है। ठीक है, हमारी लैब है, हम बाहर से एक प्लांट पार्ट से बोला क्या करें, क्या लेके आऊं सर? भाई एक बार तो लीफ ला, फिर उससे निकालेंगे सैंपल। तो लीफ है, लीफ से भी मैंने कोई ऑर्गन ही निकाल लिया अभी फिलहाल, या एक टिश्यू निकाल लिया, और बहुत अंदर अपन नहीं समझ पाएंगे टिश्यू का, हम तो एक थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया, यानी कोई प्लांट का ऑर्गन ले लिया। ऑर्गन, सेल, टिश्यू। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। फाइनली अंदर सेल होनी चाहिए, मतलब टोटीपोटेंसी तभी होगी।
सेल के नीचे बोले सर अंदर से केवल क्रोमोसोम निकाल लूं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लेके आए, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर पेट्री प्लेट, इसमें कल्चर मीडियम पहले से तैयार कर रखा है, इसमें मैंने इसको डाला, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या क्या चीजें, प्लांट हार्मोन भी है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, विटामिन से, आपके कार्बन। एक और बात ध्यान रखें कि आपके सीड होता है, तो सीड में तो स्टोर्ड फूड होता है, आप जब उसको सॉइल के अंदर डाल दिए तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, वो ग्रो कैसे करेगा उस स्टोर्ड फूड से, ठीक है। जैसे उसमें लीव्स आने लग जाएगी तब तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने तो सेल डाली, इसमें कहां से फूड आएगा, तो हम इसमें मीडियम के अंदर कार्बन सोर्स के फॉर्म में सुक्रोज डालते हैं, सुक्रोज C6H12O6 कार्बन है इसमें। तो वो आपको पूछा जाता है विच इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कार्बन, विच इज द मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स इन कल्चर मीडियम, सुक्रोज। ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। आपने सारी प्रिपरेशन डाल रखी है, आपने क्या करा, उस सेल्स को डाल दिया। इनिशियली क्या होगा, प्लांट हार्मोन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और ऑक्सिन जो होगा वो रूट इनिशिएशन करता है, पढ़ते हो आप। दूसरा साइटोकाइनिन से सेल डिवीजन यानी शूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन भी वही करता है। तो साइटोकाइनेसिस है इसके अंदर, तो क्या हुआ, आपने सेल्स टिश्यूज डाले, इनमें ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस से, नंबर बढ़ेगा। तो इनिशियली क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि एकदम से डाला और आपको रूट न शूट न प्लांट दिख गया। इनिशियली क्या होगा, सेल्स का ग्रुप बनेगा। तो यहां से डेफिनेशन आई जिसे कहते हैं कैलस, और वो क्या होती है, ग्रुप और मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कुल मिला के कोशिकाओं का सेल्स का ढेर। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी इसमें रूट शूट नहीं दिख रहा है, अनडिफरेंशिएटेड रूट शूट नहीं दिख रहा है, मास यानी कि ढेर, ग्रुप यानी कि ढेर, किसका, सेल्स का। तो ये सही कहते हैं कैलस, यानी कि टिश्यू कल्चर में सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कैलस, ठीक है। अब ये कैलस से धीरे धीरे क्या होगा कि अब इसमें दोनों प्लांट हार्मोन है, रूट भी बननी चालू होगी। पहले शूट बनता है फिर रूट बनती, पहले शूट बनेगा फिर रूट बनेगी। अब बना छोटा सा प्लांटेड बनेगा, बहुत छोटा। अब उसको डायरेक्ट फील्ड में ले गए तो वो सेट नहीं करेगा। जैसे वो बच्चा जो दिल्ली बेंगलोर बड़ी सिटियों में रहता है, एसी में रहा है, हमारे जैसे गांव के खेतों में नहीं रहा है। अब वो एसी से आया, भाई साहब के गांव चलते, नाना के वहां दादा के वहां चलते आए, ठीक है, दादाजी उसको लेके निकल गए खेत में, वो एसी से बाहर कभी नहीं रहा, वो उसी दिन बीमार हो जाएगा। अब हमारा पौधा भी है जो टिश्यू कल्चर की लैब है, जो एसी से फिटेड है, ऐसी अब ये बाहर एकदम खेत में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हार्डनिंग, प्राइमरी हार्डनिंग। यानी कि क्या करें, इसको थोड़ी आदत डालो। इसको क्या करें, पहले अपन थोड़ी नर्सरी ट्रे में ट्रांसफर करेंगे, कंपोस्ट ट्रे में ट्रांसफर करेंगे, लैब में रखेंगे, थोड़ी कंपोस्ट को उसको आदत डालेंगे। फिर इसको क्या करें, नर्सरी में ले चलो, ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में आदत डालो, और बड़ा हो जाएगा, फिर जाके इसको फाइनली ले जाएंगे फील्ड में। प्राइमरी हार्डनिंग आपको करनी पड़ेगी। ये देखो इस तरीके से इसमें ट्रांसफर करा है, सेकेंडरी हार्डनिंग में फाइनली फील्ड में जाता है। कुछ कुछ बात समझ में आई। यहां से 3 डेफिनेशन में बता रहा हूं, एक तो टोटिपोटेंसी, कैलस, एक्सप्लांट। तो टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन तो आई। इनके साथ में साइंटिस्ट क्या है तो आप मेरे साथ ही लिखेंगे, एक स्लाइड से हो जाएगी, उसको समझेंगे। कहीं स्पीड तो नहीं लगी, वैसे अपन लिख रहे हैं, फिर एक बार और समझेंगे इसलिए। आपके 2 कंपोनेंट है बायोटेक का, प्लांट टिश्यू कल्चर, दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर बात करें, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग लेंगे, है ना। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, इससे बायोटेक के अंदर हेडिंग डल रही है, ठीक है। इसके फादर भी अपन साथ में लिख देते हैं, एक बार आप नोट करें, सब बता दूंगा। आप राइटिंग समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही? आ जाएगी ना।
मैं डॉक्टर और आप मेडिकल स्टोर वाले, फिर सब समझ में आएगी, है ना। आ जाएगी पीएन माहेश्वरी, हैबरलैंड, एमटी बरोज, आ जाएगी ना। अभी मैं बता दूंगा, कहीं हटको तो वैसे ही लिख लेना, मैं पूरा अपन एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप शुरू करें लिखना। क्या हो गया, नहीं आए समझ में? अभी आएगी धीरे धीरे, थोड़े दिन बाद कहोगे सर आपकी राइटिंग सबसे बढ़िया है। एक बार ये नोट करें, या मैं एक बार रीडिंग में आ देता हूं, तब तक कहीं किसी को दिक्कत आ रही हो तो प्लांट टिश्यू कल्चर टर्म दिया एमटी बरोज ने, फादर है वर्ल्ड में हैबरलैंड, इंडिया में पीएन माहेश्वरी। प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी, इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन इन कल्चर मीडियम, टोटिपोटेंसी कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप और रीजनरेट कंप्लीट प्लांट, कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय हैबरलैंड, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल्स। यार मैंने तो पढ़ लिया फटाफट। पर पहली बार यार तुम लोगों ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला राइटिंग के लिए। कोई बात, देखो हम ऐसे स्टूडेंट थे जो ना तो हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम, तो ये वो आप कर्सिव लिखते हो, ये शायद तीसरी एबीसीडी, चौथी एबीसीडी होती शायद, ठीक है। तो वो कभी नहीं आती थी, वो तो अक्षर घुमाए हैं जैसे तैसे दोस्त घुमाते थे, ए को हमने घुमाया, बी को घुमाया, और ये अलग ही अपनी अलग ही बन जाती। हो गया नोट सबका? तो ध्यान से इधर देखें एक बार, यहां पर 3 साइंटिस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। बायोटेक में हमने केवल एक ही साइंटिस्ट याद रखा था, कॉल हेरी की, फादर्स और टर्म से रिलेटेड। यहां पर दोनों स्पेसिफिक ध्यान रखना है। सबसे फेमस तो है फादर पे क्वेश्चन, बिना कुछ बोले अपने पूरे एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में मेरा ध्यान रखना हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, फादर का हो या कोई भी, और आपने इंडिया और वर्ल्ड का अलग अलग पढ़ा है, तो जब तक क्वेश्चन में इंडिया का ना बोले हमेशा आंसर वर्ल्ड का देना। फॉर एग्जाम्पल फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इतना सा बोला, पहला ऑप्शन एमएस स्वामीनाथन, सेकंड डॉक्टर एनी बोल्ड, आंसर क्या दोगे? वर्ल्ड का आंसर पहली प्रायोरिटी हमेशा होती है। तो वर्ल्ड में यहां पर आपके कौन है? हैबरलैंड, वही जो टोटिपोटेंसी वाले नीचे दोबारा बात आएगी, ठीक है। इंडिया में पीएन माहेश्वरी, ठीक है, इसको हिंदी में माहेश्वरी लिख देते हैं, बाकी वो माहेश्वरी है, लेकिन टर्म देने वाले कोई अलग ही साइंटिस्ट, एमटी बरोज, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे दोनों, फिर भी अपन ध्यान रख ले कहीं आ जाए, एमटी बरोज, ठीक है। अब पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर के डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस कोई रटी हुई नहीं है, आपको जैसा बोला, और मैंने ऑब्लिक लगा के दो चीजें इस तरह देखी कि डेफिनेशन चेंज होके आएगी तो और क्या वर्ड यूज करेगा वो। जैसे ये तो इजी, इन विट्रो कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन,
सेल का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, कल्चर मीडियम में कल्चर की जगह न्यूट्रिएंट लिख दे, न्यूट्रिएंट की जगह आर्टिफिशियल मीडियम रख दे, इन विट्रो की जगह कल्चर लिख दे, कुछ भी लिख दे, कुल मिला के प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन को लैब में इन विट्रो कल्चर करना, कल्चर मीडियम पे वही क्या है, टिश्यू कल्चर। कितनी तरीके की इसकी डेफिनेशन बन सकती है, कोई खास बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही है जो अपन बोलेंगे। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में आती है। तो डेफिनेशन दो तीन तरीके से, डेफिनेशन में कैपेसिटी भी हो सकता है, एबिलिटी भी हो सकता है, डेवलप भी हो सकता है, रीजनरेट भी हो सकता है। तो मैंने ऑब्लिक लगा के इसीलिए लिखा। तो कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल्स टू डेवलप और रीजनरेट कंप्लीट प्लांट, एक किसी प्लांट सेल की कंप्लीट प्लांट बनाने की कैपेसिटी टोटीपोटेंसी। आसान सा है, जो अक्सर कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसमें। कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय हैबरलैंड, किसने प्रपोज किया, हैबरलैंड ने। और ये भी कई बार मैंने अभी बोला था कि ये किसकी स्पेशलिटी है, तो प्लांट सेल, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से फादर वर्ल्ड और इंडिया के तो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे। डेफिनेशन में कोई खास बात नहीं, टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट किसने दिया, हैबरलैंड ने दिया। ये कुछ 3-4 चीजें अपन यहाँ पर याद रखें। हो गया नोट सबका? इसमें किसी को कोई डाउट, राइटिंग लिखने करने में कोई तकलीफ, कोई स्पेलिंग में कोई तकलीफ? बढ़े आगे, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरी जो डेफिनेशन हमने बात करी थी एक्सप्लांट और कैलस, उन्हीं पर आते हैं। तो नोट कर ले मेरे साथ। इसको थोड़ा सा और मैं एक वर्ड डाल रहा हूं, यूज टू इनिशिएट, इनिशिएट ध्यान रखना। इनिशिएट, सॉरी, इनिशिएट। कर लिया नोट? दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी एग्जाम में हो सकती हैं। डेफिनेशन किस किस तरीके से आ सकती है, सेकंड वाली में 2-4 टर्म यूज किए हैं। बढ़े आगे, सबका हो गया नोट? पहली है एक्स प्लांट, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है कि वो प्लांट पार्ट जो टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने में यूज होता है वही एक्स प्लांट है। एनी प्लांट पार्ट यूज टू इनिशिएट प्लांट टिश्यू कल्चर, उसे कहेंगे एक्स प्लांट। इनिशिएट थोड़ा अपन ने लिखा वर्ड तो वो उससे ज्यादा स्पेसिफाई हो गया। कैलस, ठीक है, कैलस इन इंग्लिश ही कैलस ही है। तो क्या है, ग्रुप और मास, ग्रुप भी मतलब इकट्ठा और मास में भी इकट्ठा। तो ग्रुप और मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। कई बार दोनों साथ में एंड लगा के भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा। आपको एक वर्ड पता हो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, कभी सुने? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड है कि अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि आपका जैसे रूट बनी
तो वो डिफरेंशिएट हो गया। मतलब जैसे सेल्स है, सेल से टिश्यूज बनता है, अब टिश्यूज से ऑर्गन बना तो उसको क्या है, वो रूट है, फ्लावर है, फ्रूट है, वो पता कैसे चलेगा जब उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो वो कुल मिला के कि पता चलना कि क्या। तो फिलहाल यहां पर सेल्स का ग्रुप बना है, मास बना है, जिसमें ये नहीं पता चल रहा कि रूट कौन सी है, शूट कौन सी है। ऐसा जो ग्रुप है सेल्स का उसे ही कहते हैं कैलस, यानी ग्रुप और मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डेवलप इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड कैलस। इसमें कोई डाउट दोनों में? दोनों डेफिनेशन और तीसरी टोटिपोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे, चलो आते हैं कल्चर मीडियम पे। हाँ क्या हुआ? कहां पे? मुराशिगेंड स्कूक कंपोज्ड ऑफ। कल्चर मीडियम किससे बना है वो चीजें मैं समझाऊंगा ना, पहले समझा ही नहीं मैंने। अच्छा वो समझ में नहीं आ रहा? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही राइटिंग? एक दो, दो ही कोई, बाकी सारे समझ मेरे जाने पहचाने हो, बाकी सारे आप लोग है ना। नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है, मैं बोलूंगा कहीं होगा, आप क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता ना करें। और रहे तो मैं एक एक बोल दूंगा, COMPOSED, चिंता मत करो, है ना, कोई टेंशन नहीं, आपको लिखवा के छोड़ेंगे। तो इसलिए 2 मिनट में इसको लिख दूं, फिर अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार इतना नोट करें फिर आगे बात करें। नोट हो गया कि कर लें एक बार? सबने कर लिया नोट? एक आध कोई आ रहा है इशू, ज्यादा नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी।
कितने लोग नोट कर रहे हैं? हो गया सबका? चलो ध्यान से इधर देखना। डेफिनेशन में कोई खास बात नहीं है। पहला तो लिखा 3 नाम है, तीनों में से कोई भी नाम टिश्यू कल्चर में मीडियम के लिए यूज हो सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। कल्चर मीडियम क्योंकि इसे कल्चर करने में यूज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और आर्टिफिशियल मीडियम क्योंकि आर्टिफिशियली तैयार किया गया। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, मीडियम यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, सिंपल सी बात है। अब बात आती है मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज एमएस मीडियम, ठीक है। एमएस मीडिया या मीडियम दोनों वर्ड यूज होते हैं। तो अपन दूसरे तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो केवल एक ही याद रखेंगे, तो कैसा ही क्वेश्चन पूछो एक ही मीडिया याद है हमें, तो एमएस मीडिया, ठीक है। अब एमएस क्या है? 2 साइंटिस्ट थे, बोले यार राम शाह कंपनी का नाम दोनों का मिला के लिखेंगे राशा, ठीक है। आजकल वो ट्रेंड थोड़ा बोला ज्यादा चल रहा है बहुत सेलिब्रिटीज में, ठीक है। तो वैसे ही मुराशिक एंड स्कूप, तो उन्होंने कहा यार भाई दोनों मिलके बना रहे हैं, तो एम तेरा एस मेरा, एमएस मीडियम, ठीक है। तो एमएस मीडियम जो है कुल मिला के यूं समझो कि ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, भाई कोई चीज बनानी है, रेसिपी है, इतना नमक डालो, इतनी मिर्ची डालो, सारा पूरा रेसिपी तैयार है। वैसे साइंटिस्ट को आगे फ्यूचर में जब भी मीडियम बनाना हो तो इन्होंने रेसिपी बना के दे दी है और उसका नाम दिया एमएस मीडियम। आप जब भी एक अच्छा सा सबसे बेस्ट मीडियम बनाना, इतना 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 ये डालना, तैयार। तो ये सबसे फेमस मीडियम जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है एमएस मीडियम। मुराशिक एंड स्कूप कभी पूछ ले, खुद ही बोलेगा एमएस मीडियम है। एंड एम इंडिकेट्स, एस इंडिकेट्स, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल नहीं है, स्कूग है। एक आप कभी पढ़े होंगे बायोलॉजी में, स्कूग एंड मिलर का एक एक्सपेरिमेंट था। वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेडी, वो एक ट्यूब दिखाते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो कुल मिला के अब बात आता है कंपोज्ड हो, ये कल्चर मीडियम किससे बना है, क्या क्या चीजें इसमें कंपोनेंट होगी। सुक्रोज या शुगर भी लिख सकता है। कार्बन सोर्स जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है। दूसरा एमिनो एसिड्स भी इसमें होंगे, ठीक है। उसके अलावा विटामिन होंगे इसमें कुछ, उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एंड, अबे ऑक्सिन साइटोकाइनिन का पूरा डिटेल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे सिंपल से ऐसा ध्यान रखना है कि इन कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो कैलस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि रूट और शूट इन्हीं से बनेगी, ठीक है। अभी लिख देंगे बात, एक और बात सुन लो। साइटोकाइनिन है वो शूट फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्सिन है वो रूट फॉर्मेशन कर रहा है। ये आप सारा वहां पढ़ते हो, तो मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, बाकी ये कंप्लीट है, आप नोट करना, एक लाइन और मैं ऐड करूंगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए। कैलस डिफरेंशिएशन, कैलस को डिफरेंशिएट करना क्या है, मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो एक बार वो समझाऊंगा, एक बार नोट करें इस बात। तो 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिसमें यानी कि ऑक्सिन रूट इनिशिएशन और साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन, तो दोनों चीज बनेगी तो कैलस डिफरेंशिएट हो चुका होगा, रूट और शूट दिखेगी, यानी कि डिफरेंशिएट करना, कैलस का डिफरेंशिएशन करना, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन्हीं को प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन सोर्स इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज सुक्रोज। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट, बाकी ये कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन मीडियम कौन सा है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात। ओके, थैंक यू। राइटिंग वाले दोनों क्लियर हो? अरे जिनको दिक्कत है, ठीक है, थैंक यू।